वेलकम टू CIZ प्लस, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर इंजीनियर्स। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाएं। So hello friends, myself Akshay Raj. Welcome to CIZ Plus. So continuing with the previous year question series, जिसमें हम राजस्थान के RSM SSB पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। RSM SSB जूनियर इंजीनियर एग्जाम, जिसका पेपर कोड है 19। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर पेपर कोड 19 है। ये 2016 में आया था डिग्री के लिए। सो डिग्री जूनियर इंजीनियर का पेपर है, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो दिस इज लेक्चर 8 ऑफ दिस सीरीज। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज है जिसमें हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। सो जो प्रीवियस लेक्चर था, लेक्चर 7, वहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 96 तक कर लिए थे। हम ऑन एन एवरेज हर लेक्चर में अराउंड 20 क्वेश्चंस करते हैं। सो प्रीवियस हमने 96 तक छोड़ दिया था। तो ये आपको आई सपोज कि सबको ध्यान में रहेगा, ध्यान में होगा। आज हम 97th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। 97th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अ continuous loaded beam ABC rests on simple supports A, B and C without yielding. So AB है L1 और BC है L2. Which one of the following represents correct equation of Clapeyron's three moment theorem? So मैं आपको क्लेपेरॉन की 3 मोमेंट थ्योरम बताने वाला हूं, जिसमें आपको MA, MB और MC, दिस इज MA, MB एंड MC, ये हैं बेंडिंग मोमेंट्स एट सपोर्ट A, B एंड C. A1 and A2 are area of bending moment diagrams for span AB and BC respectively. X1 and X2 are distances of CGs of area A1 and A2 from supports A and B. ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार पहले देख लें। हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्लेपेरॉन की 3 मोमेंट इक्वेशन के बारे में पूछा गया है और हमारे से कुछ नहीं पूछा। तो आपको यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस इसमें थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिख रही हैं, बट कोई बात नहीं, आपको ये याद रहना चाहिए। बेसिकली क्या है, लाइक ये एक आपके पास बीम है, मैं बता देता हूँ। इस तरीके से एक कॉन्टिन्यूस बीम है। क्वेश्चन को समझा देता हूँ। दिस इज सपोर्ट A, दिस इज सपोर्ट B एंड दिस इज सपोर्ट C। एंड यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट्स हमें गिवन है। सपोर्ट A पर बेंडिंग मोमेंट है MA, यहाँ पर है MB और यहाँ पर है MC। और अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा तो ऐसा गिवन है कि AB स्पैन के लिए, यहाँ पर AB स्पैन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है दैट इज A1 एंड यहाँ पर एरिया है A2। A1 और A2 हमें गिवन है, स्पैन L1 और L2 गिवन है, एंड वन लास्ट थिंग, X1 और X2 भी गिवन है। अभी X1 और X2 क्या है? X1 is the distance of CG, आप देख सकते हैं X1 is the distance of CG of A1 from A। तो A1 का ये जो एरिया है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एरिया है A1 L1 स्पैन में, उसका CG X1 डिस्टेंस पर है A से। एंड सिमिलरली अगर मैं A2 एरिया देखूंगा जो कि L2 स्पैन में है, उसका B से, बॉम्बे सपोर्ट से डिस्टेंस है, उसके CG का डिस्टेंस है X2। सो दिस इज ऑल दैट इज गिवन। तो अब हम ये इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को यूज करने के लिए 3 मोमेंट इक्वेशन सबसे ज्यादा यूज होती है। तो ये कैसे लिखनी है, आपको ये लिखनी आनी चाहिए। तो आपके पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं? MA, MB, MC, L1, L2, A1, A2 एंड X1, X2। सो दीज ऑल आर वेरिएबल्स गिवन टू यू। सो अब आपने इक्विलिब्रियम इसकी 3 मोमेंट क्लेपेरॉन इक्वेशन लिखनी है। तो वो आप कैसे लिखेंगे? देखिए, वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट मोमेंट जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है। वो आप लिख लेते हैं MA L1 प्लस, ठीक है, MA लिखा तो पहला स्पैन है L1, फिर आप ट्वाइस ऑफ MB लिखेंगे जो दूसरा है, उसमें L1 प्लस L2 लिख देंगे। बेसिकली हुआ क्या है कि आपने MB L1 प्लस MB L2 किया। सो MB L1 प्लस MB L2 करने से ये ट्वाइस ऑफ MB L1 प्लस L2 बन गया, और इसमें मैं ऐड कर दूंगा MC L2, इसमें मैं MC L2 ऐड करूंगा। अब ये तीनों हो गए हैं। इसमें
और हम ऐड करेंगे वो क्या है 6a1 x1 बार डिवाइडेड बाय L1 प्लस 6a2 x2 बार, x1 बार कहें x2 बार कहें, मतलब इस क्वेश्चन में x1 और x2 एक ही बात है, मतलब x1 और x1 बार इज वन एंड द सेम थिंग। मैं जानबूझकर इसको x1 बार लिख रहा हूं ताकि वो CG डिनोट हो जाए। 6a2 x2 बार बाय L2, दिस इज 0। सो दिस इज क्लेपेरॉन्स इक्वेशन। सो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो जो भी आप ऑप्शंस में से मैच कर लें, आपको ऑप्शन से ज़्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए कि आपको ये इक्वेशन याद हो जाए। इस इक्वेशन को याद कैसे करना है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट बेंडिंग मोमेंट आपने ए वाला लिखा ma, इसको L1 से मल्टीप्लाई किया। दूसरा फिर आपने टू टाइम्स किया mb को, जो दूसरा है उसमें आपने स्पैन दोनों ऐड कर दिया L1 और L2। फिर mc L2 थर्ड वाला बेंडिंग मोमेंट, उसको L2 से किया, प्लस 6a1 x1 बाय L1 प्लस 6a2 x2 बाय L2, दिस इज 0। सो दिस इज क्लेपेरॉन्स थ्री मोमेंट इक्वेशन। ठीक है, थ्री मोमेंट थ्योरम, क्लेपेरॉन थ्योरम ये है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयरली आते हैं, बहुत कम आते हैं, बट फिर भी क्योंकि एक बार पूछा जा चुका है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप इसको याद कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आगे चलते हैं। तो ये है हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। सो क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, अ सिंपली सपोर्टेड प्रिज्मेटिक बीम ऑफ स्पैन L एंड सेक्शन मॉडुलस Z। सबसे पहले ये प्रिज्मेटिक बीम क्या होती है, व्हाट इज अ प्रिज्मेटिक बीम एंड अ नॉन प्रिज्मेटिक बीम। प्रिज्मेटिक बीम एक वो बीम होती है जिसका क्रॉस सेक्शन सेम रहता है अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सो जैसे एक आपके पास एक सिलेंड्रिकल सेक्शन, सिलेंड्रिकल बीम है, तो वो आप हर किसी भी क्रॉस सेक्शन पर देख लें, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज नहीं होगा, क्रॉस सेक्शन शेप सेम रहेगी। सो दैट इज कॉल्ड अ प्रिज्मेटिक बीम। ठीक है, तो आपको बेसिक सारी ये बातें क्लियरली पता होनी चाहिए। सो वी हैव अ सिंपली सपोर्टेड प्रिज्मेटिक बीम जिसका स्पैन L है, सेक्शन मॉडुलस Z है। इट हैज एन ओवरहैंग ऑफ 0.4 L with uniformly distributed load throughout the span. The maximum bending stress induced will be a simply supported beam, prismatic beam है like this, ये है एक सिंपली सपोर्टेड बीम, ये दूसरी, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम बन गई है और दोनों तरफ ओवरहैंग है 0.4 L का, यहाँ पर भी 0.4 L का ओवरहैंग है और ये है L। अब इस पर आपने UDL डाल दिया है, पूरी टोटल बीम पर UDL डाल दिया है। तो अब अगर हम देखेंगे UDL यहाँ पर हमें Q गिवन है। सो व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस। तो देखिए आपको बेंडिंग स्ट्रेस उस सेक्शन पर होगा जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट है। तो आपको मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर निकालना, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पर होता है, आपको ये समझ में आना चाहिए। मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है मिड स्पैन पर, क्योंकि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मिड स्पैन पर होता है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। वो हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम जानते हैं कि सिर्फ एक L स्पैन की बीम हो तो उस पर मिड स्पैन पर बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, WL²/8। मैं यहाँ पर QL²/8 लिख लेता हूँ। बट क्योंकि यहाँ पर ये इसकी वजह से नेगेटिव जाएगा, ये इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, तो ये कुछ नेगेटिव हो जाएगा। कितना होगा, इसमें से माइनस कर दें Q इंटू 0.4L का होल स्क्वायर, QL²/2। सो QL²/8 माइनस WL²/2, आप जब माइनस कर देंगे तो WL²/2 माइनस होगा। ये सबको समझ में लग रहा है, ये क्यों माइनस होगा यहाँ से, क्योंकि हमने ये ओवरहैंग है। तो ये जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट यू विल गेट। और ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जैसे ही आएगा तो अब आप बेंडिंग स्ट्रेस कैसे निकालते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू m/z कर देंगे, दैट्स इट। z हमें सेक्शन मॉडुलस गिवन है, आप फ्लेक्सर थ्योरी के अकॉर्डिंग सिग्मा इज इक्वल टू m/z कर देंगे। तो आप ये कैलकुलेट करें, QL²/8 माइनस Q इंटू 0.4L²/2 कितना आ रहा है। तो जो इसकी क्लोजेस्ट ऑप्शन आती है वो क्या आती है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो क्लोजेस्ट आंसर आएगा दैट इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, 0.04 QL²/z आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको जस्ट पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन करते कैसे हैं, करना कैसे है, इसका मेथोडोलॉजी क्लियरली पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पर। तो ये इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 99 डायरेक्ट है। कैसे करेंगे, कंसिडर फॉलोइंग फॉर बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बीम।
तो एक बीम पर बेंडिंग स्ट्रेस लगा है। सो बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में आपको गिवन है कुछ स्टेटमेंट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर? तो हमें यहाँ पर आप सबसे पहले बेंडिंग जो इक्वेशन है, बेंडिंग फॉर्मूला वो लिख दें। वो क्या होता है? M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E बाय R। यही तो होता है ना फ्लेक्सुरल फॉर्मूला, फ्लेक्सुरल इक्वेशन तो यही है। तो अब आप देखें, आपको बेंडिंग स्ट्रेस यानी कि ये सिग्मा है, तो फर्स्ट पढ़ते हैं पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमें दिख रहा है कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका मतलब फर्स्ट तो स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर होता है कप्पा, जो हम कप्पा से डिनोट करते हैं। कप्पा इज 1/r, है ना। तो अगर हम देखेंगे, हमें यहाँ पे तो दिख रहा है दैट सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। सिग्मा इज, यहाँ पे आप देखें सिग्मा बाय वाई इज इक्वल टू E बाय R, तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो दैट मीन्स सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू कप्पा। सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर, ये तो गलत स्टेटमेंट हो गई है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कर्वेचर, सो दिस इक्वेशन, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट हम देखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, so 1 and 3 are correct. So if 1 and 3 are correct, that means option 3 is correct. ये ऑप्शन 3 करेक्ट होगी। ये समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पर लोग कर्वेचर को रेडियस ऑफ कर्वेचर में इंडिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर मतलब कप्पा, विच इज 1/r, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज R. सो दिस यू शुड नो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 100 में आपको थोड़ी सी यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रही है, बट मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूँ। व्हाट आर द स्टैटिक, आपको मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, थोड़ा सा ये चेंज हो गया है, मैं आपको फिर भी पढ़ देता हूँ। व्हाट आर स्टैटिक एंड काइनेमेटिक indeterminacies respectively of a two-story two-bay frame having fixed support at base? तो यस, एचपी तरुण सिंह भी न्यू स्टूडेंट है, तो मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। व्हाट, हमें स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसीज निकालनी है एक टू स्टोरी टू बे फ्रेम की, जो कि फिक्स्ड सपोर्ट्स हैं जिसकी बेस पर। तो सबसे पहले तो टू स्टोरी टू बे फ्रेम क्या होता है, ये सबसे पहले सबको बनाना आना चाहिए। तो टू स्टोरी टू बे फ्रेम कैसे बनेगा दोस्तों? मैंने ये किया, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है और ये फिक्स्ड है। अब ध्यान से देखना, मान लो आपके पास ये एक फ्रेम है, क्या ये टू स्टोरी है? क्या ये जो फ्रेम मैंने बनाया है, क्या ये टू स्टोरी फ्रेम है? नो, इट इज नॉट अ टू स्टोरी फ्रेम, ये एक सिंगल स्टोरी फ्रेम है। दिस इज अ सिंगल स्टोरी फ्रेम। तो आप देख रहे हो कि तो सिंगल स्टोरी है, ठीक है। तो इसको टू स्टोरी करने के लिए मैंने एक और स्टोरी ऐसे ऐड कर दी इस पर। नाउ इट इज अ टू स्टोरी टू बे फ्रेम। बे क्या होता है? जैसे एक सपोर्ट से ये आप देख रहे हैं ना, ये यहां से यहां तक ये एक बे है, ये दूसरा बे है। जैसे मान लो अगर मैं आपको कहता हूं कि टू स्टोरी सिंगल बे, ये हो गया, दिस इज अ टू स्टोरी सिंगल बे फ्रेम। ये आपको समझ लग रही है बात? जैसे मान लो कि ये है सिंगल बे और बट अब यहां पर दो स्टोरीज हैं, बट यहां पर जो अब मैंने राइट में जो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस इज अ टू स्टोरी एज वेल एज टू बे फ्रेम, ठीक है। ऑलराइट, समझ गए? तो अब इसकी हमें स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी निकालनी है। तो देखो, ये मैं दोबारा से एक बार जल्दी से बताता हूँ। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जैसे सबसे पहले स्टोरीज को समझ लो। अगर ये नीचे फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है, अगर मैंने सिर्फ ऐसे रखा है, तो एक फाउंडेशन से दूसरे फाउंडेशन के बीच में ये है सिंगल बे, ठीक है। एक फाउंडेशन से दूसरे फाउंडेशन के बीच में है सिंगल बे, और ये सिंगल स्टोरी है। दिस इज सिंगल बे सिंगल स्टोरी। अगर मैं इसके ऊपर एक और ऐड कर दूंगा, तो ये सिंगल बे है बट टू स्टोरी हो गई, एक और स्टोरी ऐड हो गई ना इसके ऊपर। एक स्टोरी था, एक और स्टोरी ऐड हो गई। सो दिस इज टू स्टोरी बट सिंगल बे। अब बे ऐड होता है जब मैं एक फाउंडेशन से दूसरी फाउंडेशन में चले जाता हूं, मतलब यहां पर आप एक और ऐड कर दें,
तो अब ये 2 बे बन चुका है, बट ये 2 स्टोरी है। ठीक है, ये समझ गए बात को? चलो ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। तो इसकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कैसे निकालेंगे? तो लेट्स से आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। सो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी कितनी आ रही है? आपने डी एस जब निकाला है ना, तो डी एस जो होता है दैट इज डी एस ई प्लस डी एस आई, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। ठीक है, जो बट आप जो बोल रहे हैं दैट इज ओनली डी एस ई। अगर हम सिर्फ सपोर्ट्स को देखेंगे तो सपोर्ट्स को देखने से हमें सिर्फ एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी का पता लगेगा। यहां पर 3 रिएक्शन है, यहां पर 3 रिएक्शन है, यहां पर 3 रिएक्शन है, तो टोटल हो गए 9 रिएक्शन। 9 में से हमारे पास वी हैव 3 इक्वेशंस विद अस, तो इसलिए ये बन गया 9 माइनस 3 6। सो डी एस ई 6 हो गया। व्हाट अबाउट डी एस आई? डी एस आई कैसे निकालेंगे? डी एस आई निकालिए, कैसे निकालेंगे डी एस आई? तो डी एस आई निकालने के लिए आपको 6 में कुछ ऐड करना पड़ेगा। और एक आपको मैं थंब रूल दे देता हूं, जस्ट एक थंब रूल है कि जहां पर एक क्लोज्ड लूप बनती है ना, ये क्लोज्ड लूप है, एक क्लोज्ड लूप जहां पर बनती है, वन क्लोज्ड लूप रेफर्स टू 3 इंटरनल इंडिटर्मिनेसी, अनदर क्लोज्ड लूप रेफर्स टू 3 इंटरनल इंडिटर्मिनेसी। सो टोटल डी एस आई कितना हो गया? डी एस आई कितना हो गया? 3 + 3 6। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास DSE और DSI दोनों ही 6 और 6 हैं, तो टोटल DS कितना आ गया? टोटल DS कितना आ गया? 6 + 6 यानी कि 12 है। इसको मैं अगर ओपन ट्री मेथड से देखना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ। ओपन ट्री मेथड से अगर मैं इसको कट करूंगा, इसको एक कट करूंगा, 3 और 4, सो हाउ मेनी कट्स दे आर रिक्वायर्ड? देयर आर 4 कट्स दैट आर रिक्वायर्ड। सो DS क्या होता है? DS होता है 3C माइनस R डैश। ये आपको पता होगा, DS क्या होता है? 3C माइनस R डैश। तो 4 कट हैं तो R डैश तो 0 है, तो R डैश तो बिल्कुल 0 है यहाँ पर। सो 3 × 4 दैट मीन्स 12। सो इसीलिए जो इसका DS आएगा वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो DS आएगा वो तो आप 12 लिख लो। 9 कैसे लिख रहे हो आशीष? 9 नहीं लिखना, DS 12 आएगा। एंड इफ आई टॉक अबाउट DK, काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी अगर मैं बात करूंगा, सो काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी में डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स पर जाकर देखूंगा। तो एक अगर मैं, हाँ ये ट्री मेथड से आप देख सकते हैं, और भी कई डिफरेंट मेथड्स हैं, आप कन्वेंशनल अप्रोच से भी लगाएंगे तब भी ये 12 ही आएगा। और अगर आप काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी देखेंगे तो एक जॉइंट फ्रेम में एक जॉइंट कितनी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी देता है? 3 तरह की इंडिटर्मिनेसी देता है काइनेमेटिक, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देता है, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में और एक रोटेशन। So this is one joint, this is second, third, 4, 5, 6. So 6 × 3 that means 18. तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 18 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। जो नीचे ये 3 जॉइंट्स हैं जो फिक्स्ड हैं, उनकी तो कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगी क्योंकि वो फिक्स है। सो अगर मैं डीके देखूंगा, मतलब कि काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी देखूंगा, तो वो 18 ही रहेगा। ठीक है, वो 18 रहेगा। तो इसीलिए अगर मैं डीके देखता हूं, डीके है 18, DS है 12, डीके है 18। तो ये ध्यान रखिएगा, जो टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होती है दैट इज DSE + DSI। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर ऑप्शंस मैच करूंगा ना, तो मेरी चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रही है। तो मुझे नहीं पता कि ये क्वेश्चन शायद जब उस टाइम दिया होगा तो इसकी शायद ग्रेस मार्किंग करी गई होगी, क्योंकि चारों में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रही है यहाँ पर। इसका DS जो स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है वो है 12 और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी है दैट इज 18। ये आपको समझना है, ठीक है? तो इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन मैच करेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में इनकरेक्ट है। एक दो क्वेश्चन हैं ऐसे जिसमें कि कुछ एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101। अब 101 भी आपको स्क्रीन पर नहीं नजर आ रहा है, बट मैं जस्ट आपको अभी पढ़कर समझा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 101 जल्दी से देख लेते हैं। वो क्या है? रिडक्शन इन pH वैल्यू ऑफ कंक्रीट इज रेफर्ड एज। तो लिख देता हूं, क्वेश्चन में है रिडक्शन इन
पीएच वैल्यू, रिडक्शन तो सबको समझ लग रहा है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है रिडक्शन इन पीएच वैल्यू ऑफ कॉन्क्रीट इज रेफर्ड एज। तो पीएच वैल्यू ऑफ कॉन्क्रीट, अगर पीएच वैल्यू कम हो रही है इसका मतलब क्या है कि एसिड फॉर्म हो रहा है ना। तो अगर एसिड कैसे फॉर्म होता है आप देख लो, पहला है हाइड्रेशन, दूसरा है कार्बोनेशन, तीसरा है रिच मिक्स, चौथा है पोजोलानिक रिएक्शन। तो पोजोलानिक रिएक्शन से नहीं होता, कार्बोनेशन इज द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर तो सिंपल है, रिडक्शन। कई बार हमें नहीं भी पता होता ना आंसर, हम अपना माइंड अप्लाई कर कर सोच सकते हैं। तो पीएच वैल्यू को आपने कम करना है। सो हाउ डू वी डिक्रीज द पीएच वैल्यू, हाउ डू वी डिक्रीज इट? हम डिक्रीज करते हैं बाय एसिड फॉर्मेशन। एसिड फॉर्मेशन कब कैसे होती है, मतलब कार्बोनेशन। कार्बोनेशन एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एसिड प्रोड्यूस करता है। वो कब करेगा, जब कॉन्क्रीट जैसे एसिड रेन है, एसिड रेन होती है तो उससे कार्बोनेशन हो जाती है, तो रिडक्शन पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब तो एक तरह से जो कंक्रीट की एबिलिटी है टू बाइंड टुगेदर वो कम हो जाती है, वो अफेक्ट हो जाती है। सो दिस इज़ नॉट गुड। पीएच वैल्यू कम होना कंक्रीट की अच्छी बात नहीं है। एक तो कोरोजन भी हो सकती है, सब सब चीज़ों को एग्रीगेट जो बांध कर रखता है, कंक्रीट जो सीमेंट बांध कर रखता है वो भी एक अच्छी बात नहीं है, मतलब उससे भी वो एक अफेक्ट हो जाती है प्रॉपर्टी सबको बांध के रखने की। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर। creep coefficient at the age of 7 days loading। सो creep coefficient at the age of 7 days loading कितना होता है, तो सिंपल है, आपको याद होना चाहिए, याद करने वाला क्वेश्चन है। द आंसर इज 2.2, ऑप्शन नंबर 1। तो आपको देखो याद रहना चाहिए 7 डेज पर होता है ये 2.2। फिर हम बात करेंगे 28 डेज की, 28 डेज पर होता है ये 1.6। और अगर मैं इसके बाद 1 ईयर की बात करूंगा ना, तो 1 ईयर पर ये ऑलमोस्ट 1.1 हो जाता है, मतलब ऑलमोस्ट यूनिटी पहुंच जाता है। सो 2.2, 1.6, 1.1 ये आपको याद करना है। ठीक है, 28 डेज पर 1.6 होता है और 1 ईयर पर ये 1.1 होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 103 है, जल्दी से बताएं। मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन इन अ सिंपली सपोर्टेड आरसीसी बीम जिसका स्पैन एल है अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म इलास्टिक एंड श्रिंकेज इफेक्ट्स। तो ये सभी ऑप्शन है L/250, L/550, L/200, L/175। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा RSM SSB का जेई का हम एक होलसम डाइट पैक भी लाए हुए हैं, जो कि मैं पहले भी अपनी वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूँ। होलसम डाइट पैक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको परचेज ऑलरेडी कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर हमें बेनिफिट हो रहा है, हमें सीखने को मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो हमने इसकी अभी तक कॉस्ट बहुत कम रखी हुई है। यस, हम इसकी कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ा भी चुके हैं, नो डाउट, बट ये मैनेजमेंट का डिसीजन होता है, ये सिर्फ मेरे हाथ में नहीं होता। इसकी कॉस्टिंग हम ऑलरेडी थोड़ी सी बढ़ा चुके हैं। और अगर मैं आपको एक इंटरनल बात बताऊं तो इसकी कॉस्ट राजस्थान की बहुत जल्दी और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाली है, जो RSM SSB का कोर्स है, क्योंकि ऑलमोस्ट काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं इसमें। सो इस पैक की कॉस्ट इससे पहले कि और ज़्यादा बढ़ जाए, आप खुद जाएं। और ये डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए वैलिड है, ये डिग्री और डिप्लोमा दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैं जनरल कोर्स बनाते रहे। इसमें टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स भी मिलेगा। तो होलसम डाइट पैक में जाओ और ये आपको अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसका लिंक है CIZplus.com, जो मैं बता चुका हूँ, CIZPLUS.com। राजस्थान जूनियर इंजीनियर की सरल प्रिपरेशन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, टिप्स एंड ट्रिक्स, स्ट्रेटजीज आपको मिलती जाए।